चलो ये अपन चालू करते हैं। एक क्वेश्चन अपन लोग करके देख लेते हैं कैसे करना है ये, है ना। अब इस Yes, क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं ना। अब इसमें पूछा है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ म्यूरी कंपनी पे, और हमें ऑडिटर्स का आइडेंटिफाई करना है। दो चीजें करनी है, ठीक है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स में जनरली क्या होते हैं, रेशियोज और ये सारी चीजें होती हैं। yes, sir. ठीक है, तो अब आपको दो चीज का कंपैरिजन करके ये करना पड़ेगा क्वेश्चन ना। तो अब यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास कंपेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन, ये पूरी इन्होंने यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दी है 2014 2013 की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे इन्होंने ये दिया है कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लास्ट ईयर से ग्रोथ हुई है हमारी। वेबसाइट डेवलपमेंट में हमने कुछ खर्चा किया है, पिछले साल कुछ भी नहीं था, है ना। Yes, sir. ये एनालिटिकल प्रोसीजर ही है जब मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ। इट इज करंट एसेट्स में आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। Yes, sir. ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपके बड़े हैं, कैश एंड कैश इक्विवलेंट भी आपके बड़े हैं। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया है, रिटेन्ड अर्निंग्स बड़ी हैं मेरी यहाँ पे। लॉन्ग टर्म लोन मेरा बड़ा है, प्रोविजंस मेरे बड़े हैं, ट्रेड एंड अदर पेबल्स बड़े हैं। ठीक है, अक्यूरल्स बड़े हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बड़ा है, और क्या क्या चीजें हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या दिया है भाई इन लोगों ने यहाँ पे, हमारा रेवेन्यूज हमारे बढ़े, Yes, sir. रेवेन्यू हमारे बढ़ गए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बढ़ गया है पिछली बार से अभी तक का। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा बहुत ज्यादा चेंज हुआ है ना। पिछली बार हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत कम था, इस बार हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज्यादा है ना। दिख रहा है। Yes, sir. ये मुझे एक ऐसा एरिया लग रहा है जहां पे ऑडिट रिस्क के इम्प्लीकेशन हो सकते नहीं हो सकते। Yes, sir. ये एक ऐसा एरिया लग रहा है मुझे जहां पे ऑडिट रिस्क के इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लो कितना ज्यादा फर्क है इसमें, बहुत ज्यादा चेंज है। मतलब अभी आप क्या कर सकते हो, आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो जो बहुत चेंज हुआ है, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो चेंज कर सकते हो जो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है ना। ये बहुत ज्यादा टैक्सेशन भी बहुत ज्यादा है, टैक्स इस बार हमने बहुत सारा भरा है, पिछली बार हमने कम भरा था। तो हमें कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, और हमें ऑडिटर्स बताना है जो हम प्लानिंग करते वक्त यहाँ पर देखेंगे। ठीक है भाई, आ गया समझ में क्लियर। ही कुछ प्रॉब्लम्स इन लोगों ने डिस्कस करी है, अब हम लोग इसमें Yes, कुछ sir. ऑडिटर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू से देखते हैं, रेवेन्यू इस बार बढ़ा है भाई हम लोगों का यहाँ पे, यस और नो, Yes, है ना। और जबकि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत कम हो गया है, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछली बार के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो गया है ना। ऐसा क्यों है, कोई इन्फॉर्मेशन भी दी है क्या उन्होंने, मैंने देखी है ना इन्फॉर्मेशन। और तो कुछ दिया ही नहीं है उन्होंने, बस इतना सही दिया है। sir. Testing understanding वन में होगी. अच्छा, ये उसी में से क्वेश्चन पूछा है क्या उन्होंने। Yes, sir. हम्म, ऊपर वाला पढ़ना पड़ेगा ना, वो पहले पढ़ा हुआ है। एक सेकंड चलिए आते हैं। हम्म, ठीक है। योर फर्म विम्बल एंड कंपनी has recently accepted appointment as auditor of Murray Company. Having sold your shares in Murray Company, you have assigned as an audit manager and you have started planning the audit. ठीक है, although you were an employee of Murray Company, this was many years ago, it did not have any involvement in the preparation of the financial statement. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है चीज। You have held a meeting with the client and you have ascertained the following. अब क्या क्या चीजें, Murray Company manufactures sports equipment. Most items of equipment such as tennis racket, hockey sticks, goal stick less than 1 day to manufacture. Murray Company largest revenue generating product is ergometer, takes up to 1 week to manufacture. Murray Company refurbish the assembly line for the ergometer during the year. Murray Company use a third party warehouse provider
to store the manufactured ergometers and approximately 1/4 of the other equipments। ये इन्होंने एक सिचुएशन दी है ना। अब यहाँ पे ऑडिटर्स क्या क्या हो रहे हैं दिख रहे हैं क्या कुछ? और आगे भी पढ़ लो इसको। हिस्टोरिकली म्यूरी कंपनी has only sold to retailers for the first time this year म्यूरी company has made sales directly to the consumers via new website। देखो जहां पर ये एक इन्होंने एक सिनेरियो डिस्कस किया है कि अब हम एक नई वेबसाइट से डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है। और पहले हम लोग रिटेलर्स के थ्रू सेल करते थे, अब हम डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं वेबसाइट। तो यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन जो है ना बेटा, रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन और रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग, ये एक ऐसा एरिया हो सकता है जो कि हमारा ऑडिट रिस्क का एरिया है। क्योंकि हम लोगों को ये टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या वेबसाइट से जो भी सेल्स हो रही है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि ये पहली बार कर रहे हैं काम। यस और नो? हाँ या ना? यस। ठीक है। इस वजह से, क्योंकि ये डायरेक्टली वेबसाइट इनके फाइनेंस सिस्टम से लिंक्ड है, सेल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती है और ये सब चीजें पहली बार हो रही है। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एंड रिकॉर्डिंग ये हमको यहाँ पे ये ऑडिटर्स का एरिया ये हमको चेक करना पड़ेगा। डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिया है, ठीक है, वेबसाइट की डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज ही होगी। यस। दिस हाँ, लेकिन कोई भी चीज को हम कैपिटलाइज करते हैं तो उसके लिए हमको हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो, उसमें कंडीशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है यहाँ पे जिसको देखते हैं हम लोग? पढ़ा है क्या आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैपिटलाइजेशन का, एसेट रिकॉग्नाइजेशन का? इंटेंजिबल एसेट पढ़े, स्टैंडर्ड याद रखना जरूरी नहीं था। पढ़ा हुआ है ना मतलब। तो वो स्टैंडर्ड हमको देखना पड़ेगा कि क्या उसकी सारी कंडीशंस यहाँ पे पूरी होती हैं या नहीं होती हैं। दिस इनिशिएटिव वाज इम्प्लीमेंटेड टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट डिमांड। A retailer sales have been fallen dramatically in 2 years. Some of the Murex, अभी एक और बात इन लोगों ने ना यहाँ पे बताई है। Some of Murex company retail customers struggling to pay their outstanding balances। चलो ये क्या रिस्क आया मेरे पास, यहाँ कौन सा ऑडिट रिस्क आ रहा है? सर हो क्योंकि सकता है कि मैंने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्टर्स को ठीक से नहीं बनाया, और हो सकता है कि मेरे जो डेटर्स है वो ओवर स्टेटेड हो। ओवर स्टेटेड हो, है ना। Several of the same streams were made redundant last month as a result of the falling retailer sales। म्यूरे कंपनी, तो यहाँ हमको 6 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, 6 ऑडिट रिस्क हम लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं। अब कौन कौन से आइडेंटिफाई कर लिए? एक आपने वेबसाइट वाला आइडेंटिफाई कर लिया है ना। वेबसाइट वाला आइडेंटिफाई कर लिया आपने एक तो, कि भाई वेबसाइट जो है उसको टेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वेबसाइट से सेल्स रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं हो रही है तो सेल्स हमारी हो सकता है वो ओवर अंडर एस्टिमेट हो, है ना। यस सर। सर एक और चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो रेवेन्यू 12.16% बड़ा है, बट यहाँ पे तो ये कह रहा है कि रिटेल सेल्स लेस हो गई है। हाँ, ये तो कह रहा है हमारे रिटेलर्स के थ्रू सेल्स रेस हो गई है, और जबकि वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कहीं हमने रेवेन्यू गलत रिकॉग्नाइजेशन तो नहीं किया है? और हो सकता है सर विंडो ड्रेसिंग भी हुई हो, क्योंकि दे वांट टू लिस्ट फॉर द स्टॉक एक्सचेंज, तो वो अपनी कंपनी को और प्रेजेंटेबल दिखाना चाहेंगे। हम्म। तो लिखेंगे क्या? लेकिन वो सब बातें तो ठीक है, लिखेंगे क्या? अल्टीमेटली हम लोगों को लिखना ऑडिट रिस्क आप आइडेंटिफाई करोगे, वो क्या आइडेंटिफाई करोगे? दी रेवेन्यू इज ओवर स्टेटेड। क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई हमारी रिटेलर्स के थ्रू तो सेल क्या हो गई है, वो फॉल हो गई है। ठीक है। अब हम डायरेक्टली किससे बेच रहे हैं? वेबसाइट से बेच रहे हैं कंज्यूमर को। ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि आपकी वेबसाइट से भी सेल इतनी ज्यादा हो गई है कि जो रिटेलर्स के थ्रू सेल हुई थी उसको आपने बराबर से कंपनसेट कर लिया। पिछले साल की सेल होती और इस साल की सेल बराबर होती तो हम सोचते ठीक है, लेकिन इतनी सेल हो गई कि पिछले साल तो जो सेल करी थी वो, इवन हमारे रिटेलर्स की सेल डाउन होने के बाद भी हमने इतना ज्यादा रेवेन्यू जो है वो क्रिएट किया है। तो इट मींस क्या हो गया कि हो सकता है कि रेवेन्यू ओवर स्टेटेड हो। ठीक है, आया समझ में? यस और नो? यस। पहली चीज तो ये हो गई। और क्या क्या यहाँ पे दिख रहे हैं? और क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हो?
पहले 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 ये वाला कर लेते हैं, वो एक दो क्वेश्चन है दोनों में, हमको रिस्क की आइडेंटिफाई करना है ना, उसमें वो हमको एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करके करने हैं, इसमें हमको करने हैं। ठीक है, तो और हमारे क्या रिस्क है भाई यहाँ पे, ये बताओ। देखो The सबसे, company has refurbished its assembly line. It might have had happened that they might have had expensed incorrectly or overstated the assets. हम्म, तो ये But तो no, हमारे इस वाले पैराग्राफ से हो गया ना। पहले ये वाला पैराग्राफ देखो। अब इस वाले पैराग्राफ में क्या है कि भाई आपने पहली बार ऑडिट कर रहे हो किसी की, तो ये अपने आप में ऑडिट रिस्क होता है ना। आपको रिस्क पता, एक बार अगर आप क्वेश्चंस करना चालू करोगे ना, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा हाँ ये रिस्क होते हैं। देखो, तो नया ऑडिट क्लाइंट जब होता है तो वो उसकी ऑडिट करने में रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होता है ना। yes, ठीक है, तो आपके पास जब नया ऑडिट क्लाइंट होता है तो ऑडिट क्लाइंट के साथ रिस्क क्या इन्वॉल्व होता है भी यहाँ पे, कि भी यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्लाइंट है, और आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है ऑफ क्लाइंट बिजनेस। ठीक है, आपके पास इसकी नॉलेज नहीं है, लीड्स टू मोर डिटेक्शन रिस्क, ऐसे आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा ना। इस वजह से हमारा डिटेक्शन रिस्क यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, आया समझ में, यस और नो। yes, ठीक है, तो हमारा नया क्लाइंट है, अभी सिर्फ हम लोग ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। तो नए क्लाइंट के साथ ये दिक्कत होती है, हमारे को उसके बिजनेस की नॉलेज नहीं होती, इससे डिटेक्शन रिस्क ज्यादा रहता है हमेशा, है ना। और आपको नहीं भी पता कि भाई ओपनिंग बैलेंस सही थे नहीं थे, तो वो भी एक फर्दर आपको ओपनिंग बैलेंस भी एक बार वेरीफाई करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ में क्या बोला है यहाँ पे, देखो सबसे, सब बातें अलग है। सबसे पहली चीज तो देखो, यहाँ पर जब भी थर्ड पार्टी इन्वेंट्री दिख जाए ना आपको, इन्वेंट्री जब आपके पास नहीं हो क्लाइंट के पास, वो कहाँ रहे, इन्वेंट्री कहाँ स्टोर हो रही है, इन्वेंट्री इज स्टोर्ड एट थर्ड पार्टी वेयर हाउस। अब थर्ड पार्टी के पास जो है इन्वेंट्री अगर होल्ड है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा बेटा इसका। the inventory might be obsolete हम्म, because proper corrections have not been taken place. हाँ, सबसे पहले इन्वेंट्री में नॉट बी वैल्यूड प्रॉपरली। देखो असर्शन वाइज चलना पड़ेगा ना। एक असर्शन है वैल्यूएशन, इट मे नॉट बी प्रॉपरली वैल्यूड, हमें नहीं पता क्योंकि थर्ड पार्टी के पास है ना, क्लाइंट के पास नहीं है। तो हो सकता है कि क्लाइंट ने थर्ड पार्टी इन्वेंट्री की जो पड़ी हुई है उसका वैल्यूएशन यहां पर सही से नहीं किया है। ठीक है, Yes, इन्वेंट्री मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखो क्या होता है कि हम लोग हमेशा जब आप ऐसे लिखोगे ना रिस्क, तो असर्शन वाइज हम लोगों को लिखना पड़ता है। अभी असर्शंस पढ़े नहीं है बट ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूं। असर्शंस मैंने पढ़ा तो दिए थे ना, एक बार एक टर्म यूज करी थी, वे फैक्ट्स होते ही हैं, हाँ, एक yes, जगह पे। तो असर्शन वाइज करते हैं। अब देखो इन्वेंट्री के साथ असर्शन क्या क्या है। इन्वेंट्री के साथ असर्शन है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है कि ये इन्वेंट्री, तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, रिकॉर्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जिस अमाउंट पे आपने रिकॉर्डिंग करी है वो वैल्यूएशन सही होना चाहिए। ठीक है, और आपको इस इन्वेंट्री यूज करने का राइट होना चाहिए, सारे असर्शंस होते हैं। तो हम लोगों को देखना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा असर्शन गलत हो सकता है। तो अगर थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है, तो आपके क्लाइंट को नहीं पता कि भाई आपको ये आप द ऑडिट रिस्क कि भाई आपके क्लाइंट को ये नहीं पता कि क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट वहां पे करती है, क्या उस इन्वेंट्री की, क्योंकि वो थर्ड पार्टी उसकी वैल्यूएशन उन्होंने प्रॉपर करी है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के पास है, क्या कंप्लीटली रिकॉर्डिंग करी गई है या नहीं करी गई है। और एक बड़ी मेजर बात की हो सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी के पास है, तो ऐसा तो नहीं है कि थर्ड पार्टी इन्वेंट्री को आपने अपनी इन्वेंट्री में इंक्लूड कर लिया हो, वो आपकी इन्वेंट्री ना हो। ये सब प्रॉब्लम हो सकती है भाई यहाँ पे, यस और नो। yes, sir. सो दैट्स हाउ कि आपको असर्शन वाइज अपनी ऑडिट रिस्क पॉइंट आउट करने पड़ेंगे, है ना। जैसे आप आंसर लिखोगे ना, तो एक एक असर्शन वाइज खुल के लिखना पड़ेगा आपको कि हाँ भाई देखो ये असर्शन आपका इसमें ये दिक्कत हो सकती है। आया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो। ठीक है,
फिर ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया। अब इन्होंने क्या बताया इसके अलावा, इसके अंदर सबसे पहले जब थर्ड पार्टी दिख जाए तो ये लिख दो। अब इन्होंने पूछे तो 5 या 6 ही हैं, हो सकता है इसमें ज्यादा हो, तो आप ये सब चीजें पहले देखो। अगर किसी के इस क्वेश्चन में न्यू क्लाइंट के बारे में लिखा है तो हाँ ये हमको कॉन्फिडेंट है, आपने वो मेंशन कर दिया। थर्ड पार्टी इन्वेंट्री के पास है, ये आप मेंशन कर दो, तो कुछ चीजें आपकी ना स्ट्रांग हो जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमको जरूरी नहीं है भाई सब चीजें आए, तो जो आपको स्ट्रांगली जिस पे पूरा कॉन्फिडेंस है वो आप रिस्क उठा करके पहले लिखोगे। इस तरीके से आंसर आपको कर लिखना है, ठीक है भाई। यस। ठीक है, अब कुछ चीजें इन लोगों ने बताया कि हम दो अलग अलग तरह के प्रोडक्शन करते हैं। ये कोई 10x रैकेट हॉकी है, ये तो एक दिन में बन जाता है, लेकिन एक एर्गोमीटर है जो कि 1 हफ्ता लगाता है बनने में। ठीक है। अब कोई चीज अगर टाइम ज्यादा लगाती होगी बनने में, तो ऑफकोर्स सी बात है कि इसकी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता होगा। There might be work in progress which is हाँ, inability to देयर complete माइट बी the वर्क इन, meeting. तो अब ये तो आपने मेरे को बता दिया। नाउ प्रॉब्लम, आप नाउ व्हाट इज द ऑडिट रिस्क। Valuation risk, opening balance और closing balance में। हम्म। तो हम ये कह रहे हैं कि सर क्या होगा कि इन्वेंट्री आपकी जो है मे बी इंक्लूड वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो आपकी इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा, एंड इसकी वजह से इसका वैल्यूएशन आपने गलत कर लिया होगा, है ना। मे लीड टू रॉन्ग इवेल्युएशन ऑफ, इवेल्युएशन सॉरी वैल्यूएशन है ना, रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर आप वर्क इन प्रोग्रेस को इन्वेंट्री में इंक्लूड कर दोगे तो वैल्यूएशन गलत हो गया हमारी तो इन्वेंट्री का आज की डेट में। Yes sir. ठीक है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपने इन्वेंट्री बताई है उसकी वैल्यू जो आप बता रहे हो वो आप गलत बता रहे हो, क्योंकि वो इन्वेंट्री इंक्लूड करती थी वर्क इन प्रोग्रेस। उस वर्क इन प्रोग्रेस को आपको अलग से दिखाना चाहिए, उसकी वैल्यूएशन अलग से होनी चाहिए। तो मैंने देखो जब आंसर मैं मेरा लिख रहा हूं तो मैं असर्शन बता रहा हूँ, है ना, वैल्यूएशन असर्शन है। यस और नो। Yes sir. तो आपसे प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का असर्शन बताएंगे जो कि गलत हो सकता है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो, क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो। Yes sir. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हमने अभी म्यूरे कंपनी ने अपनी असेंबली लाइन को रिफर्बिश किया है। इसमें क्या आएगा, रिफर्बिश जब आप करते हो तो इसकी जो कॉस्ट है वो कहाँ जाएगी। SPL, but assets might be overstated as expenses may be incorrectly classified. हम्म। तो And this हाँ is हाँ further सही बात है justified ना, by no increase in operating expenses. आपके एसेट में बी ओवर वैल्यूड, आपके एसेट्स ओवर वैल्यूड हो सकते हैं, उसकी वैल्यूएशन ज्यादा हो सकती है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये हो सकता है कि हमने ये रिफर्बिश कॉस्ट को यहाँ पे क्या कर दिया हो, करेक्ट, इनकरेक्टली कैपिटलाइज कर दिया हो, है ना। फिर आप रीजन बताओगे कि हाँ भाई इनकरेक्टली इट मे बी इनकरेक्टली कैपिटलाइज, तो इस वजह से एसेट्स की वैल्यूएशन ओवर वैल्यू हो सकती है। आया समझ में यहाँ पे बेटा, यस और नो। Yes sir. वेबसाइट वाला मैंने आपको बता दिया। Yes. ठीक है, तो वेबसाइट की कॉस्ट कैपिटलाइज होगी सब्जेक्ट टू कि वो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके साथ डील करता है। मेरे ख्याल से 38 है, 38 है हम जहां तक मुझे याद है ना। तो मेरे ख्याल से IAS 38 है, तो जो भी स्टैंडर्ड डील करता है देख लेना एक बार, मैं श्योर नहीं हूँ बट हाँ जहां तक मुझे याद है 38 है। तो वो टेंजिबल एसेट्स के साथ डील करता है, तो वो उसकी कंडीशंस पूरी होती हो ये हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी कंडीशंस पूरी नहीं होती तो आप उस चीज को एसेट कंसीडर नहीं कर सकते, उस कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता। आया समझ में बेटा, आया ना। Yes sir. ठीक है, और क्या है भाई यहाँ पे, और क्या क्या चीजें आ गई। फिर हमारे प्रोविजंस आ गई, हमारी सेल जो है वो, क्योंकि आपके रिटेलर्स जो हैं वो काफी टाइम से पैसा नहीं आपका दे रहे हैं, रीपे कर रहे हैं, तो फिर प्रोविजंस वाली चीज आ गई कि हमारे प्रोविजंस जो हैं वो यहाँ पे
अंडर वैल्यूड है, उनकी वैल्यूएशन गलत है। क्रेडिटर्स हमारे, डेटर्स जो है वो हमारे अंडर वैल्यूड है, उसकी वैल्यूएशन गलत है। ये सब रिस्क है। आ गया समझ में? क्लियर है? यस और नो? ये सब बातें मैंने बता दी। अब सर लास्ट इसमें एक लाइन इन्होंने और लिखी कि म्यूरे कंपनी प्लान कर रही है अपने आप को लिस्ट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पे। अब इसमें क्या रिस्क हो सकता है सर? इस बात में क्या सोचो। most probably there might be manipulation such as window dressing or other things to make the financial statements more presentable to the public and to the stock exchange. हम्म। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना कोई आसान काम नहीं है ना। आपको बहुत सारी कंप्लाइंस करनी पड़ती है, आपके प्रॉफिट्स अच्छे होने चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कोई विंडो ड्रेस तो नहीं किया गया हो, है ना। यस और नो, ये सब चीजें। Yes, sir. तो ओवर फिर लेकिन आपने असर्शन नहीं बताया कि सर क्या असर्शन हो सकते हैं गलत। असर्शन है ओवर वैल्यूएशन, ओवर स्टेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट्स जो कभी रियलाइज हुए नहीं कंपनी को, तो प्रॉफिट्स ओवर ओवर स्टेट करे गए हैं। ठीक है, आपके एसेट्स ओवर स्टेट करे गए हैं, लाइबिलिटीज अंडर स्टेटेड हो सकती है। ये असर्शन बताना पड़ेगा बेटा आपको आंसर लिखते वक्त। ठीक है, Yes, sir. ये है ना, इसलिए अब इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए इन्होंने बोला कि भाई आप कुछ रेशियोज कैलकुलेट करो और उसके हिसाब से हमको कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करो। जैसे एक हमने आइडेंटिफाई कर लिया था ना कि रेवेन्यू आपका जो है इज इंक्रीज्ड। कितना इंक्रीज हुआ है भाई रेवेन्यू आपका यहाँ पे? सॉरी वो नीचे है ना। 12.16%. कैसे निकालोगे रेवेन्यू? निकाला कैसे? फॉर्मूला तो बताओ। Yes. 21960 minus 19580 divided by 19580 multiplied by 100. हम्म। ठीक है भाई सिमरन, समझ में आया? So, yes, sir. नहीं आए तो बताना भाई, हम लोगों को बस परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना होता है ना। तो भाई ये मेरा 2000, अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ 2014 का प्रॉफिट हो गया, ये मेरा 2013 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बेस 2013 के पिछले साल से इस साल में क्या चेंज आया था, दैट इज 21960 माइनस 19580 कितना होता है बताना दो। टू Two वन three eight zero. कितना? 2380. 2380। तो ये पिछली बार से इस बार ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ परसेंटेज निकालना होगा तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, 238 डिवाइडेड बाय 19580 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है? 12.16. इसके लिए वैसे आपको वहां पर वो मिलेगा ना, आप एक्सेल वैक्सेल यूज कर सकते हो इनके लिए। ठीक है, तो उसमें चीजें, तो 12.58 है ना। 12.16. 12.16। ठीक है भाई समझ समझ में आ गया ये? Yes, sir. पिछली बार से 12.16% ज्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, ऊपर वाला ही केस है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारे रिटेलर्स की सेल्स कम हो गई है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमने अभी नया डायरेक्टली वेबसाइट से चालू कर दिया सीधा कंज्यूमर को बेचना, तो इनकी वजह से रिटेल कम हुई। इसकी वजह से आपकी मान लो बढ़ भी गई थी तो भी, ये जो सेल थी लास्ट ईयर की, अगर रिटेलर्स ने इस सेल को की में कम हुआ था तो इसमें तो कम होना चाहिए था ना, एंड ऑफ द ईयर कम होना चाहिए था। यस और नो? Yes, sir. से फॉर एग्जाम्पल 19580 मेरी सेल लास्ट ईयर हुई थी। अब मान लो 10% सेल्स कम हुई तो 19580 माइनस 10% हो जाएगा, यही होगा। ये मेरी सेल होनी चाहिए थी। ठीक है, अब मान लो मैं कहता हूं कि हमने तो वेबसाइट से डेवलप करना चालू कर दिया, तो हम लोग वेबसाइट से डायरेक्टली सेल करने लग गए थे। तो कोई बात नहीं, अगर आप वेबसाइट से डायरेक्टली करने लग गए थे तो 19580 माइनस 10%, और वेबसाइट से जो सेल हुई थी वो हम ऐड कर लेते। वेबसाइट से जो सेल्स हुई थी वो हम ऐड कर लेते, जो भी अमाउंट था। तो
फिर भी इस अमाउंट से आगे निकल जाना ये पॉसिबल मुझे लगता नहीं है। हो सकता है कि भाई ये चीज देखो प्रैक्टिकली हुई हो। तो एज अ ऑडिटर मेरा मेरा प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म कहता है दिस इज द एरिया वेयर द रिस्क इज प्रेजेंट, और मुझे यहाँ पर जाकर के देखना पड़ेगा इस एरिया में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेवेन्यू को ओवरस्टेट किया गया है। देखना पड़ेगा भाई यहाँ पे, यस और नो। यस सर। समझ में आ गया ना, मैंने थोड़ा मैथमेटिकली समझा दिया, ऐसा तो कोई नहीं समझ में नहीं आया ये। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता था ना ये। वो कहाँ चली गई सिमरन? चलो आ जाएगी, कोई बात नहीं। और हम लोग देख लेते हैं इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जैसे हमारा वो चेंज हुआ है, वो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा? आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना चेंज हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं कितना परसेंटेज चेंज आया है इसके अंदर ना। कैसे निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू रेवेन्यू इंटू 100। इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल का तो था मेरा 2500 अपॉन 19580 इंटू 100, और इस साल का जो है वो कितना है 3400 अपॉन 21960 इंटू 100। कितना आएगा बताओ कैलकुलेट करके। यस सर, 2013 का है 12.8%, 2014 का है 15.5%। तो ये चेंज आपका आया है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा जो है वो बढ़ गया है ना। Yes, sir, and the reason may be because we have closed many retail outlets, which saves us the commission cost. हम्म। Plus, but there is also risk that our closing inventory might be overstated due to that warehouse, because they are kept हम्म। at third party's warehouse. ठीक है ना, तो अब यहाँ पे सही बात है, रीजन क्या हो सकता है? रीजन क्योंकि ये हमको रीजन ना हमारा क्लाइंट दे रहा है कि भाई देखो मैंने तो अपने कस्टमर को डायरेक्टली बेचना चालू कर दिया, तो पहले रिटेलर्स के साथ हम लोगों को अपना मार्जिन शेयर करना पड़ता था, वो अब हमको नहीं करना पड़ता। तो ये रीजन हो सकता है विच इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर क्लाइंट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो एरिया ऑफ, क्योंकि भाई रिटेलर से आपकी सेल कम भी तो हुई है, कम भी तो हुई है रिटेलर से आपकी सेल, यस और नो। Yes. कि रिटेलर से आपकी सेल कम भी हुई है, तो मेरे को तो डाउट है। तो मुझे डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड है ना। कहीं क्लोज, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इन्वेंट्री भी पड़ी है, आपने अपनी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी को दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस आपका किसी में ज्यादा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है। ये हमारा ऑडिट रिस्क हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया? आया Yes. ना? Yes, sir. हम्म। और इसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो कोई आपके फर्क ही नहीं आया है, डिफरेंस ही नहीं है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, तो ऐसा क्यों हुआ? है ना, So this कोई is फर्क very नहीं है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके। पिछली बार और इस बार के बराबर के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक जैसे ही हैं आपके। so this is very unusual and has high risk because the revenue has increased. So it's impossible for our operating expense to have remained same. ऐसा तो नहीं, हाँ तो यही बात है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये फिगर आपने पिछले साल के उठा करके इस बार लिख दिए गलती से, है ना। तो रिस्क क्या है, ऑडिट रिस्क क्या है यहाँ पे? असर्शन क्या बन गया? असर्शन बताओ, असर्शन वो बताने वाला है। Operating expenses has not changed. हम्म। तो ये हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, दिस इज नॉट दी एक्चुअल, यही है भाई। कोई एक्सपेंस जब हम लोग क्लेम करते हैं तो उसमें भी असर्शन होते हैं ना। आप बोलोगे भाई मेरा ये मार्केटिंग का एक्सपेंस हुआ है, मैंने ये सैलरी दी, तो इट शुड मे हैव हैपन। तो मैं ये बता सकता हूँ कि भाई यहाँ पर जो एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग के हुए मे नॉट प्रेजेंटेड, भाई जो हुए एक्चुअली वो आपने प्रेजेंट ही नहीं किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, है ना।
यस। प्रेजेंटेशन इज दी असर्शन ना यहाँ पे बेटा, क्या है असर्शन यहाँ पे? प्रेजेंटेशन इज दी असर्शन। तो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए वो प्रेजेंट नहीं किए, वो क्यों नहीं किए? माइट भी हो सकता है कि हम उनको रिकॉर्ड हमने नहीं किया है, या फिर जो है हमने गलती से पिछले साल का फिगर ही यहाँ पर लिख दिया है। ये हो सकता है। आया समझ में यहाँ पे? यस और नो? यस। हम्म। तो असर्शन बताना तो जरूरी है जब आप ऑडिटर्स बता रहे हो तो, कि भाई क्या गलती हुई होगी, किसके अंदर गलती हुई है, ऐसा क्या असर्शन हमने गलत स्टेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और क्या है यहाँ पर नेक्स्ट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में बहुत ज्यादा चेंज, और जबकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चेंज नहीं है कोई भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ज्यादा चेंज है ना? यस सर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आया। तो ये हमारे इस वजह से पिछली बार, क्योंकि ये उस रेशियो में नहीं है ना, पिछली बार का रेशियो और इस बार का रेशियो देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा भी यहाँ पे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो कैसे निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो? ऑपरेटिंग एक्सपेंस एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम्म, रेवेन्यू से ही निकालेंगे ना। यस सर। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सपेंस पार्ट हमारे ऑफ। रेवेन्यू का कितना पोर्शन है, कितना प्रपोर्शन है? ठीक है, तो अपॉन 100 इंटू, अपॉन रेवेन्यू इंटू 100, ऐसे ही निकलेगा। यस और नो? यस। हम्म। तो पिछली बार हमारा 2012 डिवाइडेड बाय 19580, और इस बार 2012 इंटू 21960। ठीक है, ये आएगा। तो पिछली बार और इस बार के जो भी परसेंटेज है उसमें काफी फर्क है ना? यस और नो? यस। ठीक है, इस वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इतना डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गलत हो सकता है यहाँ पे। हो सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गलत। यस। हम्म। और क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना चेंज हो गया, ये क्यों चेंज हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? इसमें भी बहुत ज्यादा परसेंटेज चेंज है ना? Yes, sir, but then we have taken out some loans which could be seen above, so finance costs have increased. फाइनेंस कॉस्ट हमारी इंक्रीज हुई है, वो हमको दिख रहा है पिछले साल से इस बार में ना। तो फाइनेंस कॉस्ट मेरी अगर इंक्रीज हो गई है, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होना चाहिए था। Yes, sir. यहाँ तो बढ़ गया पिछली So बार then के it कम। means that the revenue or gross profit figures are wrong, and even operating profit. है ना? तो क्योंकि हमारे रेवेन्यू और ग्रॉस, ऑफ कोर्स ही बात है ना कि भी ये मेरी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई इस साल, और फिर भी मेरा जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्यादा आ रहा है, और जबकि पिछली बार फाइनेंस कॉस्ट जब कम थी तब मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम, तो जो था वो, तो इस मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना इसके अंदर। यस और नो? Yes. ये चीज, तो ये आपको ऐसे बताना है। ठीक है, तो वैसे 5 या 6 ही बताना है, ये हमने कुछ जैसे 3 इसमें से ले लिए, ऊपर हम लोग को बैलेंस शीट्स में से भी ले लेना चाहिए। बैलेंस शीट में, अब बैलेंस शीट में क्या क्या रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो आप? करंट एसेट रेशियो कर सकते हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो सकता है ना? Yes, sir. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? याद है Inventory फॉर्मूला? divide by cost of sales into 365. क्या? Sales divide by inventory. सेल्स डिवाइडेड बाय, Cost of sales divide by inventory. नहीं नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऐसे थोड़ा ना निकालेंगे। व्हाट इज, मतलब है क्या, क्या मतलब होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? मतलब होता है कि हमने हमारी इन्वेंट्री को एक साल में कितनी बार रोटेट कर दिया है ना। मैंने से फॉर एग्जांपल, जैसे आप ये सोचो कि आपने 100 रुपीज की इन्वेंट्री बनाई, इस 100 रुपीज की जो इन्वेंट्री बनाई है इसको आपने सेल कर दिया साल में एक बार,
यस। फिर आपने अगर इस साल और कोई इन्वेंट्री नहीं बनाई तो इसका मतलब आप अपने पूरे साल में एक ही बार इन्वेंट्री को टर्नओवर कर पाए हो, घुमा पाए हो, है ना। अगर मैं 2 बार करूंगा तो ट्वाइस हो जाएगा, 3 बार करूंगा तो थ्राइस हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। जितनी बार आप इन्वेंट्री बना करके उसको रोटेट कर दोगे, रोटेट से मतलब उसको बेच दोगे, इट इज कॉल्ड एज। तो ऑफकोर्सली इसमें जो बेस चीज होती है ना बेटा, वो होता है इसका पीरियड। मतलब साल के दिन वो 365 दिन ही होते हैं ना, यस और नो। तो अगर मैंने इन्वेंट्री को 6 बार रोटेट कर दिया, ठीक है, या 7 बार कर दिया या 8 बार कर दिया, तो मुझे दिन पता चल जाएंगे कि कितने दिन में हम लोग इन्वेंट्री को रोटेट कर देते हैं पूरा। ठीक है, आया समझ में, यस और नो। यस। तो इन्वेंट्री आपका जो टर्नओवर रेशियो निकलता है वो 365 डेज पे ही निकलता है। ठीक है। यस। ये पहले उसमें नहीं किया था कि 12th में आप लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट? Yes, sir. So right now I'm in 12th. But I have studied it. क्या? Yes, sir. वापस बोलना, तो ये एक्चुअली तुम्हारी आवाज बीच में कट गई थी, क्या कह रहे थे? Yes, sir. So right now I'm in 12th, but I have studied it in FA and FR. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आप पढ़ोगे ना, उसमें देखना ये चीज, ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ती है। क्या निकालना पड़ता है पहले? एवरेज Average. इन्वेंट्री। मतलब मैं अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा, ये तो उसका टॉपिक है, एक बार उसमें पढ़ लेना जाके, है ना। सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ती है इसमें, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री ऐसे करके निकाल दो, ठीक है। वो मतलब जब आप 12th में पढ़ोगे तो वो ज्यादा डिटेल में सिखा देंगे ये चीज, है ना। अभी क्योंकि मैं क्वेश्चन तो सॉल्व करा नहीं सकता तुमको यहाँ पे, तो वो दो दो चार क्वेश्चन सॉल्व करोगी वैसे ही होगा। और फिर हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी, वो भी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? Trade receivables. Trade receivables divided by sales into 365 और trade receivables वो होते हैं debtors होते हैं एक तरीके के हाँ, जो तो पैसे। जब आप रिसीवेबल रेशियो देखते हो तो इट मीन्स कि भाई हम हमारे ट्रेड रिसीवेबल जो पैसा लेना है उनसे साल में कितनी बार उनको सामान बेच के कितनी बार उनसे पैसा वापस ले लेते हैं, है ना। इट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ऐसे ये रेशियोज आपको निकालने हैं इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है, ऐसे रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। अगर आपको ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो गए ना, अगर आपको रेशियोज जो है उसमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भी ये जो रेशियो आ रहा है ये रेशियो सही नहीं है, यार ये रेशियो अनएक्सपेक्टेड रेशियोज हैं, बहुत फर्क डिफरेंस आ रहा है इन रेशियोज के बीच में लास्ट ईयर और इस साल में, तो वो हमारा ऑडिट रिस्क होगा। वो आपको कैलकुलेट वो आपको लिखना है, स्पेसिफाई करना है अपना से। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? Yes. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिए आज। ठीक है, हम मंडे को आगे पढ़ेंगे इसको, ये बाकी क्वेश्चंस एक बार होमवर्क में करना। इसमें जा मतलब ये ऑब्जेक्टिव वाले तो कर ही लेना, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, एक बार ही कर लेना, अगर कोई डाउट आए तो फिर मंडे को बता देना मेरे को, ठीक है भाई। Yes, sir. चलो आज की क्लास से खत्म करते हैं, बाय, गुड नाइट। सर पोर्शन कब तक एक्सपेक्टेड खत्म होगा? एक्चुअली 12th के एग्जाम्स आ रहे हैं। हाँ, मेरे को यही था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगस्त तक कर दूं, क्योंकि तुम्हें पेपर भी तो देना है सितंबर में। यस सर, सितंबर में पेपर दे। तो मैं कोशिश करूंगा इसको अगस्त तक ही कंप्लीट करने का ना। सर अगस्त में सर अगर कोई एक्स्ट्रा वीडियोस या ऐसा कुछ है जिससे हम थोड़ा और जल्दी कर सकते